हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट निकाल दी है 2024 की। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप एंड तक बने रहना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट निकल गई है, ठीक है। इसके फॉर्म आप 27 दिसंबर से लेके 16 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास तकरीबन 21-22 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर जब वेबसाइट हैवी हो जाती है तो बच्चे कई बार फॉर्म फिल नहीं कर पाते, ठीक है। बात करें वैकेंसीज की, तो इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज आई है। हमेशा आपको पता होगा कि 2000 के आसपास जो है वैकेंसीज आती हैं, पर इस बार सिर्फ 600 वैकेंसीज आई हैं। बट फिर भी वैकेंसीज आई हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आप अप्लाई ज़रूर करना अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है और आपने पिछले कुछ बैंकिंग एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। तो बात करें अनरिजर्व की, तो 240 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 58 है, ओबीसी की 158 है, एसटी की 57 एंड 87 फॉर एससी कैटेगरी, ठीक है। तो टोटल आपकी 600 यहाँ पे वैकेंसीज इस बार आई हैं, ठीक है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जैसा मैंने बताया 27 दिसंबर को इसके फॉर्म यानी कल शुरू हो चुके हैं एंड 16 जनवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो अभी से आपके पास 21-22 दिन बचे हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल कर लेना। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है फिर हैवी हो जाते हैं जो वेबसाइट वगैरह होती है, ठीक है। थर्ड या फोर्थ वीक तक जो है आपके फेब में, मतलब फेब के एंड में आपके जो है एडमिट कार्ड निकल जाएंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के। 8 एंड 15 मार्च को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आधे बच्चों का 8 मार्च को एंड आधों का 15 को, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट है वो अप्रैल तक आ जाएगा। एंड मेंस एग्जामिनेशन आपकी अप्रैल एंड में या मई के स्टार्ट का जो वीक होता है उसमें करवा दिया जाएगा। एंड मई जून तक जो है आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं जुलाई अगस्त तक जो है आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी एसबीआई में एज अ पीओ, जो भी बच्चे क्लियर कर लेते हैं सारे राउंड, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, तो इन्होंने जो एज लिमिट बोली है वो एज ऑन 1 अप्रैल 2024 बोली है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि 25 में तो जो बच्चे हैं उनकी 1 साल ज़्यादा ही बढ़ जाएगी उम्र। तो इन्होंने एज ऑन 1 अप्रैल 2024 बोली है, तो ये काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है जो बच्चे भी एज पे होंगे, ठीक है। तो 21 से 30 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो सभी कैंडिडेट जिनकी एज लिमिट 2/4/1994 यानी 2 अप्रैल 1994 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में, और ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन है ओबीसी का 3 साल का, ठीक है। एससी एसटी का है 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस। एंड जो पीडब्ल्यूपीडी ओबीसी है उनके लिए 13 ईयर्स एंड एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने एज ऑन 30 अप्रैल 2025 मांगी है, मतलब अगले साल की अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025 को इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ रहने वाला है। जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि आपका 30 अप्रैल से पहले आपके पास स्टेटस आ जाना चाहिए। चाहे डिग्री नहीं आई है, बस स्टेटस आ जाना चाहिए कि आप पास हो चुके हैं, ठीक है। मतलब आपका कहीं भी स्क्रीनशॉट, लेकिन वो 30 से पहले का आना चाहिए। अगर आप 1 मई को भी पास हो रहे हैं ना, कि मान लें एक दिन बाद हो रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। होगा कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब वो रिजल्ट डेट चेक करेंगे तो आपको आराम से निकाल देंगे। और बच्चे लिटरली एक एक दिन के पीछे निकलते हैं, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करें एग्जामिनेशन प्रोसेस की, तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया जाता है, जिसमें आपके 3 सेक्शन आते हैं। इस बार इन्होंने प्री एग्जाम का सेक्शन भी चेंज कर दिया है, ठीक है। इंग्लिश में पहले आपको पता होगा 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से 5 माइनस कर दिए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, और 5 माइनस कर दिए रीजनिंग एबिलिटी से। अब इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स की आएगी, ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग आपकी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टाइम आपका सेम ही है, 20-20 मिनट फॉर ईच सेक्शन, एंड 1 घंटा आपको मिलेगा पूरे एग्जाम के लिए, ठीक है। प्री में आपकी इस बार भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। एसबीआई में आपको पता होगा सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ओवरऑल कट ऑफ लानी होती है। 10 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में आपका इस बार थोड़ा चेंजेस ये आए हैं कि जो एक तो आपकी इंग्लिश की वेटेज कम कर दी है। 40 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन मार्क्स सिर्फ 20 मिलेंगे, मतलब हर 2 क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स, ठीक है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब इस बार इन्होंने 30 क्वेश्चन कर दिया और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का कर दिया। तो मतलब इस बार डीआई और रीजनिंग की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है मेंस में, लेकिन प्री में किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है? इंग्लिश की, ठीक है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो प्री तो अच्छे से निकाल लेगा, लेकिन उसे दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे मेंस में, क्योंकि मेंस में सिर्फ 20 मार्क्स बन रहे हैं 200 में से, ठीक है। और 180 मार्क्स की आपकी आ रही है जनरल अवेयरनेस,
रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी अब पहले तो आपके ऐसे पूछते थे, है ना, और आपकी लेटर राइटिंग होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रीसिस राइटिंग इंक्लूड कर दिया है। 50 मार्क्स का ही रहने वाला है, 30 मिनट इसके लिए एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल 3 घंटे 30 मिनट यानी 3.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और 250 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। इस बार इन्होंने जो चेंजेस एक और किए कि इस बार आपने सेक्शनल कट ऑफ ये मांग रहे हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो आपको हर सेक्शन में एक मिनिमम कट ऑफ भी लानी पड़ेगी, जो कि पहले नहीं होता था। तो इससे थोड़ा कंपटीशन और जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेंस जो पेपर है वो काफ़ी हार्ड आता है, तो कई बार बच्चे 60 में से 3-4 मार्क्स भी नहीं ला पाते किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। कई बार ओवरऑल कट ऑफ तो उनकी क्लियर हो रही होती है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ की वजह से रह जाते हैं। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपने मिनिमम कट ऑफ कम से कम मतलब 10 मार्क्स तो सब में लाने ही है, ताकि आप क्लियर कर जाएं ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। 3 टाइम्स बच्चे लेंगे ये फॉर फेज 3 में आपका क्या क्या होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज आपका 20 मार्क्स का होगा, इसमें वही जीडी वगैरह आपकी कंडक्ट करवाई जाती है, एंड देन आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, टोटल 50 मार्क्स, ठीक है, फॉर फेज 3। फाइनल सिलेक्शन आपकी होगी फेज 2 एंड फेज 3 के कंबाइन करके मार्क्स। जो आपका फेज 2 है यानी जो मेंस एग्जाम है उसके 250 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 75 में, एंड जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू है उसके 50 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 25 में। मतलब अगर किसी के 50 में से 40 आए हैं ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मिला के, तो उससे 25 में से कितने मिलेंगे, 20, ठीक है, हाफ हो जाएंगे उसके, ठीक है। एंड टोटल 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। बात करें जो सैलरी और सीटीसी की, तो बेसिक पे जो पीओ की होगी आफ्टर इस साल जो आपकी सैलरीज इंक्रीज हुई है बैंकिंग सेक्टर में, तो 48,480 होगी आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है। एंड अगर हम ओवरऑल सीटीसी देखें मुंबई में, अगर आप पोस्टेड है मेट्रो सिटी में, तो 18.67 लैक्स का आपका सीटीसी बनता है, जो कि काफ़ी अच्छा सीटीसी है, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ तक जाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो सीटीसी काफ़ी अच्छा एसबीआई आपको दे रही है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपका बॉन्ड भी है, ठीक है, 2 लाख का आपका बॉन्ड है। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ देते हो बैंक को, तो आपको 2 लाख देने पड़ेंगे, ठीक है। ये फिर भी कम है, आपने देखा होगा जो इंश्योरेंस कंपनी होती है एनआईएसीएल हो गया, ठीक है, आपका और भी जो एनआईसीएल हो गया, इसमें आपके 4 साल का बॉन्ड मांगते हैं और 1 साल की ग्रोस मांगते हैं, मतलब लगभग 10 लाख के आसपास। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये तो फिर भी कम है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपकी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप 2 लाख दे के निकल सकते हैं 3 साल से पहले, अगर आपको निकलना है, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो 750 फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और कोई भी फीस नहीं है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चांसेस की बात करें, तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 4 चांसेस हैं, और अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी हो गया, उनके लिए 7 चांसेस है, ठीक है। एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एससी एसटी, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब चांसेस क्या होती है, जो 4 और 7 लिखी है, अगर आप प्री क्लियर नहीं कर पाते तो आपकी चांस काउंट नहीं होगी, तो आपका कोई भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 बार एग्जाम दिया और 10 बार प्री भी क्लियर नहीं हुआ, तो ये कोई भी आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो और मेंस क्लियर नहीं कर पाते, तो आपका ये एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप 4 दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, एंड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के तो आप 7 दे सकते हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे अपने अटेम्प्ट इसमें काउंट करने हैं, ठीक है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करूँ, तो इसका पैन इंडिया जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडोमान निकोबार है, मेंस के भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हर स्टेट में दिए गए हैं, बस थोड़ी डिस्ट्रिक्ट कम कर दी है, ठीक है। सिमिलरली बिहार में भी आपका आप देख सकते हैं, औरंगाबाद भी है, ठीक है। और मेंस की बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर, इसे आप पोस्ट करके देख सकते हैं। तो पैन इंडिया जो है आपका सेंटर्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एसबीआई पीओ, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब बताया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो, और मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।